आपका स्वागत हमारी खास पेशकश में। सबसे पहले बात होगी ममता की बांग्लादेश को दो टूक। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी राजनेताओं से दो टूक कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर ले। ममता ने कहा कि जब आप हमारी जमीन पर कब्जा करने आएंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाएंगे। विधानसभा में ममता ने सख्त लहजे में कहा, जो लोग कह रहे हैं कि बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लिया जाएगा, मैं उनसे शांत रहने का अनुरोध करती हूं। मुझे पता है कि आपके पास प्रदेशों पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं है और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए। हम जागरूक नागरिक हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आपको बता दें कि हाल ही में भड़काऊ बयान देने वाले कुछ बांग्लादेशी नेताओं का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि शांत और स्वस्थ रहें और मन की शांति रखें। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने हाल ही में ढाका में कहा कि उनका पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा पर वैध दावा है। तो ममता बनर्जी ने दो टूक बांग्लादेशी नेताओं को, कट्टरपंथियों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम जब आप ऐसी बात करते हैं तो हम बैठकर लॉलीपॉप नहीं खाएंगे। বাংলাদেশে আজকে সত্যি মাইনরিটিজের উপরে যে অত্যাচার চলছে সেটা আমরা কেউ ভালো চোখে দেখছি না, এবং কেউ আমি এখনো মনে করি দাঙ্গা কখনো হিন্দু করে না, দাঙ্গা কখনো মুসলমান করে না, দাঙ্গা কখনো শিখ করে না, দাঙ্গা কখনো খ্রিস্টান করে না। দাঙ্গা করে কতিপয় সমাজ বিরোধী এবং যারা সমাজের বোঝা। সুতরাং এই ব্যাপারটিকে এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে আমরা সবাই যেন এমন কোনো মন্তব্য না করি যাতে আমাদের কোনো রকম পরিস্থিতি বাংলায় এটাকে নিয়ে খারাপ হয়। আমি কৃতজ্ঞ যে একদিকে হিন্দু ধর্মের মানুষরাও প্রতিবাদ করছেন, অন্যদিকে সংখ্যালঘু ইমামরাও কালকে প্রেস কনফারেন্স করে পরিষ্কার বাংলাদেশে যে মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তারাও কিন্তু এটাকে তীব্র নিন্দা করেছেন এবং মাইনরিটিদের সেফটি এবং সিকিউরিটির ব্যাপারে বলেছেন। और आगे हम संभल विवाद की बात करेंगे। उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उन अधिकारों को कायम रखने वाली अगर कोई एक कौम है, अगर कोई एक प्रोफेशन है, तो हमारे वकील साथी हैं और आप लोग हैं। जब दिल्ली में सरकार बनी, हमारी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, अक्सर कई वकील हमारे पास आया करते थे और जैसे आज आप लोगों ने बुला के कई सारी डिमांड्स रखी हैं, तब भी कई डिमांड्स हमारे सामने आई थी। और खासकर के चीफ मिनिस्टर्स जो एडवोकेट वेलफेयर स्कीम है 2019 में उसकी बात चली थी। मैं कई बार सोचती हूं कि जितना हम देख पाते हैं, जितना हम सोच पाते हैं, शायद ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमसे बहुत आगे सोचती है। 2019 में जब ये स्कीम पास हुई तो हमें तो लगा था कि हम वकीलों के लिए एक छोटी सी स्कीम लेके आ रहे हैं, लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी आई तब इस लॉयर्स वेलफेयर स्कीम ने वकीलों का जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता है स्कीम को बनवाने वाला ऊपर वाला ही था, जिसने एक बहुत दूरदर्शी नजरिए से ये स्कीम दिल्ली सरकार से हम लोगों के हाथों से बनवाई। जो ये लॉयर्स वेलफेयर स्कीम है, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे, दिल्ली में रहने वाले वकील हैं, उनको 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हमारी ये स्कीम प्रोवाइड करती है। हर साल इस स्कीम में नए रजिस्ट्रेशंस होते हैं और इस साल भी 3220 नए वकीलों को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि फिर से इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन जनवरी से खुलेगा, तो अगर कोई ऐसे वकील हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है या जिनका एप्लीकेशन छूट गया है, तो जनवरी से फिर से रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे। आप सब लोग जरूर अप्लाई करिएगा। अभी आप सब लोगों की डिमांड आई कि 5 लाख रुपए काफी नहीं पड़ते। आजकल मेडिकल के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि
इस संख्या को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना चाहिए। उसके बाद सहरावत जी आए, उन्होंने कहा कि जी आपने जब पिछली बार हमारी डिमांड मानी थी तो हम लोगों ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया था। तो मेरी अब यहाँ के वकीलों से अब मैं कहूँ कि कुछ आप हमारी सुनिए, कुछ हम आपकी सुनेंगे। तो मेरी ये सब हमारे वकील साथियों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में अगर आप लोगों का साथ रहा और फिर से हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो इस 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस को बढ़ा के हमारी सरकार, नई सरकार इसको 10 लाख रुपए भी करेगी और आने वाली सरकार इस 50 करोड़ की मात्रा को बढ़ा के 100 करोड़ आने वाले बजट में लेके जाएगी। ये मेरा आज आप सब लोगों से वादा है। वकीलों के साथ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में हमेशा वकीलों के साथ खड़ी रही है और इसलिए खड़ी रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर हमारी संविधान की रक्षा करने वाला कोई एक प्रोफेशन है तो वो हमारे वकील हैं। मुझे अभी स्टेज पे ही मैं बैठी थी तो मुझे नसियार जी बता रहे थे कि जो हमारी सब्सिडी वाली स्कीम है उसमें आप लोगों को अपने लॉयर्स चेंबर्स में कुछ दिक्कत आ रही है कि शायद कुछ पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है कि शायद एलपीएससी और इंटरेस्ट का कोई अमाउंट उसमें कैलकुलेट हो रहा है। दिल्ली सरकार 2019 से लॉयर्स चेंबर्स को भी सब्सिडी देती आई है। जिस तरह से घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है और 200 से 400 यूनिट बिजली पे 50% सब्सिडी मिलती है, दिल्ली सरकार वकीलों के चेंबर्स के लिए भी देती आई है। और अभी मुझे क्योंकि पता चला है कि इस स्कीम में परेशानी है, क्योंकि पावर का विभाग भी मेरे पास ही है, आज ही जाते ही पावर विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, जो भी वकीलों के चेंबर्स की पेंडिंग समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। जब अभी हमारे चेयरमैन साहब अपनी बात रख रहे थे तो वहां से एक बुजुर्ग वकील ने लॉयर्स प्रोटेक्शन स्कीम की भी बात करी थी। मुझे आपको ये बात भी बताते हुए खुशी है कि आज ही यहां पर आने से कुछ घंटे पहले उस स्कीम को, उस बिल को दिल्ली सरकार के कैबिनेट के सामने रखने के लिए आज मैंने अप्रूवल दिया है। तो आने ही वाले कुछ हफ्तों में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दिल्ली सरकार के कैबिनेट से पास हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूं कि उसके बाद जो केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा उसको लाने में खत्री साहब हमारी जरूर मदद करेंगे। तो कुछ रोल हमने निभाया, कुछ रोल आप निभाएंगे। इस बात के बारे में तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकती हूं, जब जब भी वकीलों की कोई भी समस्या सामने आएगी, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के साथ खड़ी होगी। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। संभल विवाद, मुस्लिम पक्ष जाएगा हाईकोर्ट। संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील कासिम जमाल ने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, हम 3 से 4 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि संभल में 19 नवंबर से तनाव का माहौल है, जब से संभल जिले की स्थानीय कोर्ट ने मुगल कालीन जामा मस्जिद का सर्वे करने के आदेश दिए। लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा है। आपको बता दें, ये हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हरिहर मंदिर है। तो आज की तारीख तक का उन्होंने टाइम मांगा था रिपोर्ट पेश करने के लिए। अब देखते जाकर क्या दरखास्त देते हैं या वो रिपोर्ट पेश करते हैं, और रिपोर्ट आएगी तो बंद लिफाफे में आएगी उनकी, जिससे हमें तो मिलने मुश्किल ही है। हम देख रहे हैं, हम अपना क्या कहते हैं हाई कोर्ट जाने की तैयारी है, हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है और हम 1-2 दिन 4 दिन में किसी दिन भी हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा मुस्लिम पक्ष। आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंचेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंचाएगा मुस्लिम पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा मुस्लिम पक्ष। तो लगातार संभल में माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें,
जिला कोर्ट के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद का सर्वे होना था और सर्वे के दौरान बवाल हुआ। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा सर्वे टीम पर हमला किया गया, ईंट पत्थर और तमाम हथियारों से। आपको बता दें पुलिस टीम पर हमला किया गया। रईस अलवी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, संभल के हालात जो हैं अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाएगा। क्या है पूरा अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने का ये मामला 24 तारीख का है। जिस तरह से शाही जुमा मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरह हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए हैं, कई पथराव हुआ था, गोलीबारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक जो है 33 लोग गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए हैं। लेकिन आज जो ही सर्वे की सर्वे टीम जो आई थी सर्वे करने के लिए, वो सर्वे टीम जो है आज जो जिला कोर्ट में अपनी सर्वे की जांच सौंपी थी, लेकिन किसी कारण आज जांच नहीं सौंप पाई। उसमें बताया जाता है जो कि कमिश्नर है राजेंद्र राघव जी, माफ कीजिए रमेश राघव जी, उनका कहना यह है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जो है मैं अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ, इस कारण जो है मैं समय मांगता हूँ। तो उन्होंने जो है कोर्ट में अपील की है और अपील करने के बाद उन्होंने जो 15 दिन का समय मांगा है कि मुझे 15 दिन के अंदर अपने जो रिपोर्ट है वो जिला कोर्ट में पेश कर दूंगा, मुझे 15 दिन के अंदर जो है समय दिया जाए। लेकिन उसी दौरान जो शाही जुमा मस्जिद के सदर भी हैं और एडवोकेट भी हैं, उनका दावा है कि हम जो है हाईकोर्ट जाएंगे, जिसको लेकर हमें कहीं ना कहीं इसमें जो है लीपापोती की जा रही है और मुस्लिम पक्ष के लिए गुमराह किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का रुख करेगा। मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि मामले को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचेंगे। संभल के शाही जामा मस्जिद का यह मामला जिसमें अब संभल के हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अब हम बात करेंगे आपकी तैयारी, दूसरी लिस्ट जारी। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 20 नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है, जबकि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तीमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कई लोगों के जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें बदलाव किया गया है। मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र में बदलाव किया गया है। 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया की इस दौरान सीट बदली है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता दें कौन कहां से लड़ेगा। दिनेश भारद्वाज नरेला से लड़ेंगे, मुकेश गोयल आदर्श नगर से लड़ेंगे, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तीमारपुर से और जसबीर कराला मुंडका सीट से मैदान में उतरेंगे। राकेश जाटो धर्मरक्षक मंगोलपुरी से, जबकि पूरनदीप सिंह साहनी चांदनी चौक से मैदान में है। प्रदीप मित्तल रोहिणी से और प्रवेश रतन पटेल नगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। राखी बिड़लान मादीपुर से और प्रवीण कुमार जनकपुरी से, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन से और जोगिंदर सोलंकी पालम से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर उतरेंगे। तो मनीष सिसोदिया जंगपुरा से, प्रेम कुमार चौहान देवली से, अंजना पारचा त्रिलोकपुरी से और अवध ओझा पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। विकास बग्गा कृष्णानगर से, जितेंद्र सिंह संटी साहदरा से, नवीन चौधरी गांधीनगर से, आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने यह दूसरी लिस्ट जारी की है और दूसरी लिस्ट में ये नाम है। कई दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। स्कूलों को बम से उड़ाने की ये अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह राजधानी के करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मेल मिला है, जिसमें भेजने वाले ने $30,000 अमेरिकी की मांग की है। ये धमकी
एक ही ईमेल से शहर के कई स्कूलों को भेजी गई थी, जिसमें डीपीएस आरकेपुरम, जीडी गोयनका पश्चिम बिहार, द ब्रिटिश स्कूल, चाणक्यपुरी, द मदर्स इंटरनेशनल, अरविंदो मार्ग, मॉडर्न स्कूल, मंडी हाउस, डीपीएस वसंत कुंज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सफदरजंग, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश और सलमान पब्लिक स्कूल शामिल हैं। बम की धमकी मिलने के बाद ज्यादातर स्कूलों ने क्लास रद्द कर दी और छात्रों को घर वापस भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस की टीमें सभी स्कूल परिसरों में पहुंची हैं और छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अब पुलिस की टीमें और स्पेशलाइजेशन टीमें ईमेल के स्रोत की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि उन्हें डीपीएस आरकेपुरम से सुबह 7:06 और जीडी गोयनका पश्चिम बिहार से सुबह 6:15 पर बम की धमकी के बारे में पहला अलर्ट मिला। उन्होंने बताया कि बम का पता लगाने वाली टीमों, अग्निशमन अधिकारियों, पुलिस और डॉग स्क्वाड ने तुरंत कार्रवाई की और स्कूलों में तलाशी शुरू की। और अगली अहम खबर की बात करेंगे। ठंड की खुमारी, सीजन की पहली बर्फबारी। उससे पहले दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये अहम खबर सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, इसी सरकार विधेयक ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ठंड की खुमारी, सीजन की पहली बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ठंड की खुमारी की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटक शहरों कुफरी और फाकू में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि लाहौल और स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। आसपास की घाटियों में ठंड भी बढ़ गई है। शिमला घूमने आए सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दिए हैं। मॉल रोड पर सैलानियों ने कहा कि बर्फबारी देखकर अच्छा लग रहा है, यहां आकर पैसे वसूल हो गए हैं। लाहौल में बर्फ की पतली चादर बिछ गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। ऊंचे पहाड़ी दर्रों और चोटियों पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अलग अलग जगहों पर और बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी हमने सोचा था कि शिमला में नहीं मिलेगी, मनाली मिलेगी। जो फोरकास्ट देखा हमने मौसम का, उसके हिसाब से कल बर्फबारी देखी, बहुत अच्छी। और सुबह उठ के देखा तो मौसम कुछ अलग ही था। मजे आगे, पैसे वसूल हो गए हमारे घूमने के। शिमला और मनाली का टूर बनाया था, लेकिन शिमला में हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बर्फबारी होगी। जैसे हमने शाम को देखा तो बर्फ स्टार्ट हो गई थी और अच्छा लगा हमें। और सुबह जब देखे तो चारों तरफ सफेद चादर नजर आई, देखते ही मन खुश हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को कि शिमला का टूर करो, अच्छा लगेगा और सारी टेंशन से फ्री हो जाओगे। अब बात करेंगे आपको बता दें बेजुबानों की परवाह की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए खास बंदोबस्त किए गए। ठंड से निपटने के लिए उपाय अभी किए गए हैं। पूरे उपाय चिड़ियाघर प्रशासन ने किए हैं। आपको बता दें, ये खास रिपोर्ट देखिए। तापमान गिरने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी पहुंचाने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके बाड़ों को कंबल ढकने के अलावा उनके खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है।
देखिए, सर्दियां हों या गर्मियां, जब भी मौसम बदलता है तो चिड़ियाघर में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जब गर्मी आई थी तो हम लोगों ने धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी, और अब जब ठंड का मौसम आ गया है तो उनको गर्म रखने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जानवर जो है उनके बैठने की जो जगहें हैं वहां पे पुआल डाल दिया गया है, सांपों के लिए कंबल का इंतजाम कर दिया गया है, और खाने में धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां पर हमारे दरवाजे हैं वहां लकड़ी के दरवाजे लगा के रात को बंद करने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में मगरमच्छ और सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम खाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे घड़ियाल, मगर और सांप, इनको और या फिर बड़ी छिपकलियां, उनको हम ऐसी व्यवस्था देते हैं कि उनको कम से कम खाना इस मौसम में दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है। तो बॉडी एक्टिविटी मिनिमाइज होने से उनको भूख भी कम लगती है। अगर हम खाना डालेंगे भी तो वो नहीं खाएंगे। नेचुरल हैबिटेट में आपने देखा होगा इस समय में आपके सांप बहुत कम निकलते हैं। बरसात में, गर्मी में आपने देखा होगा सांप के साथ एनकाउंटर बहुत होता है, क्योंकि उस समय में इनकी बॉडी एक्टिव रहती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। इस समय में जब बॉडी की एक्टिविटी नहीं है तो बहुत ज्यादा खाना देना भी उचित नहीं है, और वो प्रोटोकॉल भी इसी तरह का निर्धारित किया गया जिसको हम फॉलो करते हैं। लखनऊ के प्राणी उद्यान में तरह तरह के जानवर, चिड़िया और सरीसृप हैं। ये पार्क 72 हेक्टेयर में फैला है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारे खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।